दोस्तों मैं आपको बहुत ही प्यारी बुक पढ़ा रहा हूँ और उस बुक का नाम है धन संपत्ति का मनोविज्ञान और इसके राइटर है मॉर्गन हाउसल। और मैं ये चैप्टर स्टार्ट करूँगा। चैप्टर का नाम है भाग्य और जोखिम और इसका कोट है, कुछ भी इतना अच्छा या बुरा नहीं होता जितना वह दिखता है। दोस्तों ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि मैं एक स्कूल ओपन करना चाहता हूँ जो बच्चों के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन हो। उसमें जो गरीब बच्चे हैं वो एजुकेशन अच्छे से अच्छे पा सकें, वो भी फ्री। तो अगर आप कुछ कुछ पैसे डोनेट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर करिए। और आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट में आप मुझे बताइए कि आप डोनेट करना चाहते हैं इस बेहतरीन मुहिम के लिए। तो मैं डोनेट करने का लिंक आपको दूंगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इवांस भी कंप्यूटर में उतना ही कुशल था जितने गेट्स और एलन। लेक साइड स्कूल को एक बार कक्षा की सारणी बनाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। सैकड़ों विद्यार्थियों की कक्षाओं को योजनाबद्ध करना जिससे वे अन्य कोर्स के साथ ना उलझें, यह जटिलता का एक भूल भुलैया था। स्कूल ने बिल और केंट को, जो खुद बच्चे थे, यह काम सौंपा कि वे एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम बनाएं जो इस समस्या को सुलझा सके, और यह काम कर गया। पॉल एलन के विपरीत केंट भी बिल के समान व्यावसायिक मानसिकता और अनंत महत्वाकांक्षा रखता था। केंट हमेशा अपने साथ एक बड़ा ब्रीफकेस रखता था, किसी वकील की तरह। गेट्स याद करते हुए कहते हैं, हम हमेशा योजना बनाते रहते थे कि हम भविष्य में 5 या 6 साल बाद क्या करेंगे। क्या हमें सीईओ बनना चाहिए? हम किस प्रकार का प्रभाव बना सकते हैं? क्या हम जनरल बन जाएं या फिर हम राजदूत बन जाएं? चाहे जो भी हो, बिल और केंट जानते थे कि वे जो भी करेंगे साथ ही करेंगे। केंट के साथ अपनी दोस्ती को याद करते हुए गेट्स धीमे से चुप हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कभी ना हो सका। हाई स्कूल पास करने से पहले ही एक पर्वतारोहण दुर्घटना में केंट की मृत्यु हो गई। प्रतिवर्ष यूनाइटेड स्टेट्स में पर्वतारोहण में लगभग 3 दर्जन लोगों की मृत्यु होती है और हाई स्कूल में एक पहाड़ पर मरने की संभावना लगभग 1 मिलियन में से एक है। बिल गेट्स ने लेक साइड जाकर 1 मिलियन में से एक का भाग्य पाया। केंट इवांस ने 1 मिलियन में से एक का जोखिम पाया, जिसके चलते जो वह और गेट्स प्राप्त करना चाहते थे वह उसे कभी पूरा कर ही नहीं पाया। एक जैसा बल, एक ही मात्रा, बस विपरीत दिशाएं। भाग्य और जोखिम दोनों इस वास्तविकता का प्रमाण हैं कि जीवन में हर नतीजा व्यक्तिगत प्रयास के परे अन्य शक्तियों पर भी निर्भर करता है। वे दोनों इतने समान हैं कि आप एक को सम्मान दिए बिना दूसरे में विश्वास नहीं रख सकते। ये दोनों इसलिए अस्तित्व रखते हैं क्योंकि संसार इतना जटिल है कि आपके प्रयासों से आपको 100% नतीजे नहीं मिल सकते। वे बस एक ही बात से चलते हैं। आप इस खेल में 7 बिलियन लोगों में से एक हैं, जिसमें अनगिनत चीज़ों में फेरबदल होती रहती है। कभी-कभी आपके नियंत्रण के परे के संयोगवश परिणाम आपके योजनाबद्ध प्रयासों से अधिक अहम सिद्ध होते हैं। लेकिन दोनों को मापना इतना कठिन है और स्वीकार करना इतना मुश्किल है कि अक्सर नज़रअंदाज हो जाते हैं। हर बिल गेट्स के साथ एक केंट इवांस भी होता है जो उतना ही प्रतिभावान और प्रेरित था, किंतु जीवन के चरखे के दूसरी ओर
पलट कर रह गया। यदि आप भाग्य और जोखिम को यथोचित सम्मान दें, आप पाएंगे कि वित्तीय सफलता को आंकते हुए अपनी और अन्य लोगों की कुछ भी इतना अच्छा या बुरा नहीं होता जितना वह दिखता है। कई वर्ष पहले मैंने नोबेल प्राइज जीतने वाले अर्थशास्त्री रॉबर्ट शिलर से पूछा, आप निवेश के बारे में ऐसा क्या जानना चाहते हैं जो हम कभी नहीं जान सकते? सफल परिणामों में भाग्य की सटीक भूमिका। उन्होंने ऐसा उत्तर दिया। मुझे यह उत्तर बहुत पसंद आया, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं सोचता कि वित्तीय सफलता में भाग्य की कोई भूमिका नहीं। लेकिन चूंकि भाग्य को मापना कठिन है और यह कहना अशिष्ट है कि किसी किसी की सफलता भाग्य के कारण है, आम रवैया अक्सर यही होता है कि भाग्य को सफलता के कारक के रूप में अनदेखा कर दिया जाता है। अगर मैं कहूँ विश्व में लगभग 1 बिलियन निवेशक हैं, क्या आप सोचते हैं कि इनमें से 10 मुख्यतः भाग्य के कारण अरबपति बन सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल, लेकिन फिर अगर मैं आपको उन निवेशकों का नाम लेने को कहूँ, उनके सामने आप शायद पीछे हट जाएंगे। दूसरों को आंकते हुए सफलता का श्रेय भाग्य को देने से आप अशिष्ट और ईर्ष्यालु दिख सकते हैं, तब भी जब हम जानते हों कि यह सच है, और अपने आप को आंकते हुए सफलता का श्रेय भाग्य को देना इतना हतोत्साहित कर सकता है कि उसे महत्व देना या मानना कठिन हो जाए। अर्थशास्त्री भास्कर मजुमदार ने दर्शाया है कि कद और वजन से ज़्यादा भाइयों के बीच उनकी आय सहसंबद्ध होती है। अगर आप अमीर और लंबे हैं, आपके भाई की अमीर होने की संभावना उसके लंबे होने की संभावना से अधिक है। मुझे लगता है हम में से अधिकांश लोग सहज रूप से जानते हैं कि यह बात सच है। आपकी शिक्षा की गुणवत्ता और आपके लिए जो अवसर के द्वार खुलते हैं, वे आपके माता-पिता की सामाजिक आर्थिक स्थिति से दृढ़ता से जुड़े होते हैं। लेकिन मुझे 2 अमीर भाई ढूंढ के दीजिए और मैं आपको ऐसे 2 आदमी दिखाऊंगा जो यह कहेंगे कि इस अध्ययन की खोज उन पर लागू नहीं होती। असफलता जो दिवालिया होने से लेकर किसी व्यक्तिगत उद्देश्य को परिपूर्ण ना कर पाना कुछ भी हो सकती है, की भी बराबर रूप से आलोचना की जाती है। क्या असफल व्यापारों ने उतनी मेहनत नहीं की जितनी करनी चाहिए थी? क्या वे निवेश जो बुरे सिद्ध हुए सोच समझकर नहीं किए गए थे? क्या निरंकुश करियर आलस के कारण होते हैं? कभी-कभी हाँ, और ये बिल्कुल। लेकिन कितना, यह जानना कठिन है। किसी भी योग्य लक्ष्य के अनुगमन सफल होने की संभावना 100% से कम है, और जोखिम वही है जो जब बीच में आता है, जब आप दुर्भाग्य से इस समीकरण के दूसरी ओर जा पहुँचे। ठीक भाग्य ही की तरह वृत्तांत कठिन, अस्त-व्यस्त और जटिल हो जाता है। यदि हम यह जानने का प्रयत्न करें कि किसी परिणाम का कितना हिस्सा सचेतन निर्णय के कारण था और कितना जोखिम के कारण। मान लीजिए कि मैं एक स्टॉक खरीदता हूँ और 5 साल बाद भी वह वैसे का वैसा ही रहता है। यह संभव है कि इसे खरीदने का मेरा निर्णय ही खराब था। यह भी संभव है कि मेरा निर्णय अच्छा था और मेरी पैसा बनाने की संभावना 80% थी, और दुर्भाग्य से मैं 20% वाले अन्य छोर पर पहुंच गया। इनमें से कौन सी संभावना सही है, यह कैसे जाना जाए? क्या मैंने एक गलती की या फिर बस जोखिम की वास्तविकता का अनुभव किया? आंकड़ों की सहायता से यह आंकना संभव है कि कुछ निर्णय समझदारी भरे थे या नहीं, लेकिन वास्तविक संसार में दिन प्रतिदिन हम ऐसा नहीं करते। यह बहुत कठिन है। हम सादी कहानियों को वरीयता देते हैं, जो आसान जरूर होती हैं लेकिन अक्सर बुरी तरह भ्रामक भी। निवेशकों और अग्रणी उद्योगपतियों के साथ अनेक वर्ष गुजारने के बाद मैंने जाना कि किसी दूसरे की असफलता के लिए आमतौर पर खराब निर्णयों को उत्तरदायी ठहराया जाता है, जबकि आप अपनी
खुद की असफलताओं को अक्सर जोखिम के बुरे पहलू के कारण हुआ मानते हैं। आपकी असफलताओं को आंकते हुए मैं संभवतः कारण और प्रभाव की एक सीधी-सादी कहानी पसंद करूँगा, क्योंकि मैं नहीं जानता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आपने एक बुरा परिणाम पाया तो यह आपके किसी बुरे निर्णय के कारण हुआ होगा। यह कहानी मुझे सबसे अधिक समझ में आती है, लेकिन जब मैं खुद को आँकता हूँ, तो मैं एक ख़याली वृत्तांत रच सकता हूँ, जिसके सहारे मैं अपने निर्णयों को सही ठहरा कर बुरे परिणामों को जोखिम के मत्थे